नमस्कार विद्यार्थियों। कल मैंने आपको भारत के संविधान की विशेषताओं की मैंने आपको शुरुआत की थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि भारत का जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो है विश्व का विशालतम संविधान है, लिखित संविधान है। उसकी प्रस्तावना का जिक्र भी मैंने आपसे किया था। उसके जो अन्य विशेषताएं थी जिनमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकारों का जिक्र भी किया था, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी मैंने किया था, संसदीय शासन व्यवस्था का उल्लेख भी मैंने किया था, मूल कर्तव्यों का उल्लेख भी मैंने किया था, वयस्क मताधिकार का जिक्र भी मैंने आपको किया था और पंथ निरपेक्षता के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का जिक्र भी मैंने आपसे किया था। इसके अलावा कुछ और विशेषताओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारा संविधान अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है। विलक्षण दस्तावेज इसलिए है, क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के उन्नयन विकास के लिए दुनिया के जितने भी सक्सेस कंट्री हैं उन सबके संविधानों को बारीकी से खंगोला था और उनमें से जो भी अच्छाई लगी उन समस्त अच्छाइयों को ग्रहण करके उन्होंने हमारे संविधान में उसको आत्मसात कराया। इसलिए हमारा संविधान अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है। इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का सम्मिश्रण है। कई बार बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पुट ऑफ कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण कैसे है। तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था कैसे है? तो संघात्मक व्यवस्था तो इसलिए है कि हमारे देश में शासन मुख्य रूप से दो स्तरों पर, संघ सरकार के रूप में और राज्य सरकार के रूप में होता है और दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रकार से कार्य करती हैं। कोई भी सरकार किसी के अधिकार क्षेत्र में अनाक्रमण ना करे, इससे बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों ही सरकारों के बीच में, दोनों ही स्तरों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी, शक्तियों का बंटवारा भी लिखित तौर पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के माध्यम से किया है। अब बात करते हैं कि एकात्मक कैसे है। तो भारत एक इकाई है, अखंड है और एकात्मक स्वरूप उसको कैसे दिया गया है कि राज्य हो या केंद्र हो, सभी राज्यों के लिए और पूरे देश के लिए केवल एक ही संविधान है। केवल एक संविधान, किसी भी स्टेट का अपना कोई अलग संविधान नहीं है। आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान का जिक्र किया गया था, लेकिन हाल ही में एनडीए सरकार ने अनुच्छेद 370 को भी समाप्त कर दिया है। पूरे देश में एक ही संविधान जो हमें एकात्मक बनाता है। इसके अलावा हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था पिरामिड के आकार की है। समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का जो सुप्रीम जो स्थान है वो सुप्रीम कोर्ट है। हमारी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश संपूर्ण देश में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में बतौर प्रमाण है, जिसको स्वीकार किया जाएगा, जिसको माना जाएगा। ये एकीकृत न्याय व्यवस्था भी हमें एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है। इसके अलावा शक्तियों का जो बंटवारा मैंने अभी बताया कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, उस शक्तियों के बंटवारे में भी महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं संघ सूची में
राज्य सूची को भी जो विषय दिए गए हैं उनमें भी आर्टिकल 249 के द्वारा इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि केंद्र विशेष परिस्थिति में अगर किसी विषय को आवश्यक समझे तो उसको संघ सूची का दर्जा दे सकता है, उसको राष्ट्रीय विषय बना सकता है, और ऐसा करते ही देश की पार्लियामेंट को, हमारी संसद को संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है जिसमें कानून बनाने का, लॉ बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को भी है और राज्य को भी है, वहां भी जो वरीयता दी गई है वो केंद्र को दी गई है। और जो अवशिष्ट सूची है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कानून योग्य विषय बनता है, जैसे वर्तमान में साइबर अपराध जो चल रहे हैं, अगर इस तरह से कोई भविष्य में अगर कानून योग्य कोई नया विषय बनता है तो उस पर लॉ क्रिएट करने का, कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल हमारे देश की पार्लियामेंट को होगा, हमारी संघ सरकार को होगा। यह विशेषता है जो हमें एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है। इसके अलावा संकट काल, क्योंकि देश का संविधान देश के राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि जब देश में विशेष परिस्थितियां हों, ये विशेष परिस्थितियां कब होती हैं? विशेष परिस्थितियां तब होती हैं जब हम पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया हो, जब हमारी बाह्य सीमाओं को किसी प्रकार का कोई खतरा हो, जब देश के अंदर हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया हो, खराब हो गया हो, आंतरिक अशांति पैदा हो गई हो देश में, किसी राज्य में कोई संवैधानिक संकट पैदा हो गया हो, या देश में कोई फाइनेंशियल वित्तीय संकट पैदा हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में संकटकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है। और संकट काल के दौरान संपूर्ण देश एक यूनिट होगा, एक इकाई होगा, और उसमें सर्वे सर्वा संघ का शासन होगा, पार्लियामेंट का शासन होगा, केंद्र सरकार का शासन होगा। इसके अलावा संपूर्ण जो हमारी शासन व्यवस्था है पार्लियामेंट्री है, ये भी हमको एकात्मक बनाती है। संघ में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और स्टेट्स में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, इस नाते भी हम एक हैं। एक न्यायपालिका, एक संविधान, एकल नागरिकता है, किसी भी स्टेट के पास कोई नागरिकता नहीं है, संपूर्ण हम जो भी हैं सब भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला है उसकी एक ही आइडेंटिटी है, वो भारतीय है। ये सारी बातें हमें एकात्मक स्वरूप प्रदान करती हैं और इसीलिए हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं का एक तरह से मिश्रित रूप है। अगली विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है हमारे संविधान में। हमारा संविधान में कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। तो कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण कैसे है? मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, और जीवंत दस्तावेज किस लिए है मैंने ये बताया था कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई परिस्थितियां अगर देश के सामने पैदा होती हैं तो उस देश की जनता को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वो अगर चाहे तो देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। और संशोधन की विधि देश के संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से 2 और गौण रूप से 3 विधियां हैं संविधान संशोधन की। एक साधारण संशोधन और दूसरा विशेष संशोधन। मुख्य रूप से ये 2 है। साधारण संशोधन का मतलब है कि जिसे हमारे पार्लियामेंट साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के भी साधारण बहुमत से हल कर देती है। तो संविधान के किसी भी ज्यादातर भागों में वो इस प्रक्रिया से संशोधन कर देती है। तो ये तो हुआ साधारण संशोधन, जिसमें केवल और केवल पार्लियामेंट में उपस्थित जो साधारण बहुमत है, जो सदस्य उपस्थित है, उनके साधारण बहुमत से ही कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संशोधन किया जा सकता है।
लेकिन कठोर कैसे है, तो उसके लिए विशेष संशोधन की जरूरत बताई है। विशेष संशोधन में भी दो रूप से, एक विशेष और दूसरा है अति विशेष यानी विशिष्ट। विशेष जिसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं देश के संविधान में जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी बहुमत कंपलसरी होगा। और अति विशेष कैसे है? अति विशेष ऐसे है कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अगर उनमें किसी प्रकार का कोई संविधान में संशोधन करना है तो उस अति महत्वपूर्ण संशोधन को करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों द्वारा उस संशोधन का समर्थन आवश्यक है। काफी एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए हमारे संविधान को कठोरता और लचीलेपन, कठोर इसलिए कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर संशोधन अकेले केंद्र नहीं कर सकता, उसके लिए उसको राज्यों के भी सहयोग की आवश्यकता होती है। और लचीला इसलिए है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनको संसद अपने बल पर साधारण बहुमत से कर देती है। इसलिए हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमारे संविधान में न्यायपालिका को दी गई है। मैंने बताया था कि हमारा कोई भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, अगर वो किसी प्रकार से कोई ऐसा लॉ बना देती है जो हमारे देश के संविधान की मर्यादाओं से परे हो, तो हमारी न्यायपालिका ऑब्जर्वेशन कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है बनाए गए कानूनों का सरकारों द्वारा। और जब उन कानूनों का निरीक्षण करते समय अगर वो पाए कि संविधान के प्रतिकूल है ऐसा कोई कानून, तो हमारी न्यायपालिका को इस बात का साफ साफ अधिकार है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ऐसे लॉज को जीरो घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा हम विश्व शांति का समर्थक, ये भी हमारे संविधान में स्पष्ट दिया गया है। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 51 में विश्व संबंधों का जिक्र है, जहां हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान रखा और विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए देश के सरकारों को इस बात के लिए एक तरह से प्रेरणा प्रदान की है आर्टिकल 51 में, जहां विदेश संबंधों का भी जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। आपातकालीन उपबंध मैंने आपको बताया था अभी कि विशेष रूप से देश के सामने परिस्थितियां पैदा हो तो अनुच्छेद 352, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपात कहते हैं, आर्टिकल 356 जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, राज्य आपात कहते हैं, और आर्टिकल 360 जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वित्तीय आपात कहते हैं। 352 में देश के राष्ट्रपति को इस बात के लिए अधिकार प्रदान किया गया है कि वह देश की सीमा पर अगर खतरा हो, किसी दूसरे देश ने अगर हम पर आक्रमण कर दिया हो, या युद्ध होने की संभावना हो, या देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जहाँ तक धारा 356 की बात है, तो धारा 356 में इस बात का जिक्र है कि जब देश के किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, या राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए, तो उस दौरान राज्यपाल के परामर्श पर देश का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसे हम राज्य आपात कहते हैं। 100 से भी ज़्यादा बार इस धारा 356 का प्रयोग हमारी सरकारों के द्वारा किया गया है। 360 जिसमें वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात यह है कि जब देश की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में देश का राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। लेकिन आज़ाद भारत में आज़ादी से लेकर के आज तक ऐसा एक भी बार ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी हो।
लोक कल्याणकारी राज्य बनाना हमारे संविधान निर्माताओं का प्रमुख एक लक्ष्य था और उसके लिए उन्होंने समाजवादी एक विचारधारा को आत्मसात करने का काम किया। उन्होंने अपने नीति निर्देशक तत्वों में सरकारों को इसके लिए एक तरह से मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया कि सभी प्रकार के वंचित वर्गों, पिछड़े वर्गों, जो एससी वर्ग है, जो एसटी वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, उन सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको कुछ विशेष प्रावधान, आरक्षण जैसी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे संविधान की नायाब व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर के हमारे संविधान निर्माताओं का और हमारे संविधान का एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था जन कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण। ये हमारे संविधान की विशेषताएं थी। अब मैं चर्चा कर रहा हूं हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना पर। हम हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। हम हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को मैंने कल भी आपको बताया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि ये हमारे देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, उस प्रस्तावना का जो उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है कि संविधान किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है, किस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, इसकी झलक हमें हमारी प्रस्तावना में मिलती है। और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। एक उसका घोषणात्मक भाग, एक दूसरा उसका उद्देश्यात्मक भाग और तीसरा उसका विवरणात्मक भाग। ये 3 भागों में हम देश की हमारी प्रस्तावना को हम ले सकते हैं। घोषणात्मक भाग जिसमें है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह इसका घोषणात्मक भाग है और इससे 3 बातें जाहिर हो रही हैं। पहला कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो प्रभुसत्ता है वो देश की जनता में नहीं है। देश की जनता में ही संविधान की अंतिम शक्ति संपूर्ण तौर पर नहीं है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि संविधान को देश की जनता ने ही बनाया। और तीसरी बात यह है कि किसी भी बाह्य सत्ता के द्वारा इसको थोपा नहीं गया है, बल्कि हमने हृदय से इसको अंगीकार किया है, आत्मार्पित किया है, स्वीकार किया है। तो यह हमारी प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग था। दूसरा है उद्देश्यात्मक भाग। और उद्देश्यात्मक भाग में क्या है कि हम भारत के लोग, भारत को तो हम भारत के लोग तो आ गया इसके घोषणात्मक भाग में। अब आ रहा है इसका उद्देश्यात्मक भाग कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक
जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये जो तथ्य हैं ये उद्देश्यात्मक भाग है हमारी प्रस्तावना का। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि देश की जो प्रभुसत्ता है वो देश की जनता में निवास करती है। कोई भी बाह्य दबाव हम पर चल नहीं सकता, हमारे देश की जनता ही निर्णायक है। समाजवादी हमारा जो लक्ष्य है वो समाज के प्रत्येक वर्ग को, उसके हर तबके को लाभ पहुंचाना है, उसके हितों को साधना है, उसके हितों की रक्षा करनी है। पंथ निरपेक्ष के राज्य ना धार्मिक है ना आधार्मिक, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने का भाव। देश के नागरिकों को भी इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म की, किसी भी पंथ की उपासना पूजा पद्धति अपना सकते हैं। वो आस्तिक रूप भी ले सकते हैं, नास्तिक रूप भी ले सकते हैं। राज्य इस प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। देश में जो शासन व्यवस्था चलेगी वो लोकतंत्रात्मक पद्धति से चलेगी, यानी कि जनता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शासन व्यवस्था का स्वयं चुनाव करेगी। वह समय समय पर अपने वोट के माध्यम से देश में शासन व्यवस्था, अपनी सरकारों का स्वयं निर्वाचन करेगी। और गणराज्य के राष्ट्र का जो मुखिया है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि इलेक्टेड होगा, जनता द्वारा चुना हुआ होगा। इसलिए हम गणराज्य। अब बात है कि विवरणात्मक भाग में क्या है। तो विवरणात्मक भाग में हमारे जो है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसका जो भाग है, न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समता, नागरिकों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अखंडता शब्द जो जोड़ा गया है वह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये इसका जो भाग है वो विवरणात्मक है। जहां तक न्याय की बात है तो 3 प्रकार के न्यायों की बात हमारा संविधान हमसे करता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज के हर वर्ग में, चाहे वो किसी भी धर्म में, जाति में, कुल में पैदा हुआ हो, उसको वर्ण के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके नस्ल के आधार पर, किसी भी आधार पर उससे कोई भेद नहीं किया जाएगा। देश के, समाज के सभी वर्ग आपस में समान होंगे। जहाँ तक आर्थिक न्याय की बात है कि अमीरी और गरीबी के बीच का जो भेद है वो इतना ज़्यादा ना रहे, आर्थिक विषमता न्यूनतम हो, कम से कम हो। हर समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रख सके। राज्य इस तरह की नीतियां बनाए। और राजनीतिक न्याय का सीधा सा मतलब है कि देश के हर व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया है। विशेष रूप से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वयस्क मताधिकार के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर देश का हर नागरिक को एक प्रकार से राजनीतिक न्याय प्राप्त होता है। 1 वोट 1 वैल्यू भी इसके अंतर्गत आता है। देश के किसी हर व्यक्ति को, हर समाज के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का पूरी तरह से अधिकार है, पार्टीज में भाग लेने का पूरी तरह अधिकार है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का पूरी तरह अधिकार है, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का पूरी तरह अधिकार है। तो ये राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक पूरी स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। उसको उसके अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। विचार की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये सभी स्वतंत्रताओं का जिक्र है। देश के हर नागरिक को देश के विकास में और अपने उन्नयन में बराबर का अवसर प्राप्त हो, समान अवसर प्राप्त हो और देश की एकता और अखंडता को, भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। इसको प्राप्त करने के लिए हमारा संविधान कोशिश कर रहा है, उसका उद्देश्य है, यही उसका लक्ष्य है। तो ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना और उसका सार है। थैंक यू।